नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। हम आज से आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों से लोगों को वेट रहा होगा, कब आर्टिकल स्टार्ट होगा, आर्टिकल कब स्टार्ट होगा। फिर होंगे कई दिनों से हम कह रहे हैं कि आज आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, कल आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, बीच में कोई ना कोई क्लास शुरू कर देते हैं। तो आज श्री गणेश हो रहा है आपके आर्टिकल का, और उसमें भी हम पहला भाग जो है पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि इतने 22 भाग हैं। गणना की दृष्टि से तो 25 हो जाते हैं, लेकिन वैसे नंबरिंग हिसाब से 22 भाग हमारे संविधान में है। उन 22 भागों में या 25 भागों में पहला भाग आज हम लोग पढ़ने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। तो पहला भाग है क्या, ये देख लेते हैं। पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारा भारत का संघ कैसा होगा और उसका राज्य क्षेत्र कैसा होगा। ये शब्द कुछ सुना सुना लग रहा होगा, संघ राज्य क्षेत्र। कहीं ना कहीं जब अनुसूची एक पढ़ रहे थे वहां भी इस तरह की चर्चा की गई, तो वहां भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई थी। अनुसूची एक भी इसी संबंधित है। तो भाग एक, अनुसूची एक, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, आपस में मिले जुले हैं। कई सारे प्रावधान इसके मिलेंगे, और कहीं ना कहीं अनुसूची नंबर 4 भी जो है इससे जुड़ी होती है। अनुसूची नंबर 4 भी, 1 और 4, तो आपको अनुसूची 1 और 4 पता होनी चाहिए क्या है। पहले क्लास में हम बता चुके हैं। 4 जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, और पहली जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उनका डिटेल्ड अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल विवरण चाहिए, तो आप जाके हमारी पिछली क्लास से देख सकते हैं। अनुसूची की पहली क्लास रही होगी, उसमें हमने पहले या दूसरी क्लास रही होगी, उसमें हमने बताया हुआ है। तो भाग एक क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ कैसा होगा और उसके राज्य क्षेत्र कैसे होंगे, ये चर्चा भाग एक में है। और भाग एक के तहत कितने आर्टिकल आते हैं, 4 आर्टिकल टोटल है। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, ये 4 आर्टिकल जो है भाग एक से संबंधित है। हमने एक फिगर बनाया था कि राज्य के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। मुख्य रूप से 4 तत्व, एक और एक्स्ट्रा था, वो पांचवा था हमारा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी था। तो 4 तत्व कौन कौन से थे। सबसे पहले भूभाग होना चाहिए। बिना भूभाग के आप शासन किस पर करेंगे। बिना भूभाग के राज्य की कल्पना करना संभव है, नहीं है। तो भूभाग अगर एक है तो उस पर जनसंख्या भी होनी चाहिए। अगर नियम कानून बनेगा तो जनसंख्या उसके लिए चाहिए, तो जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग हो, जनसंख्या हो, और इसके साथ क्या होना चाहिए, वहां पे एक संगठित सरकार होनी चाहिए। और ये तीनों तत्व संप्रभु होने चाहिए, सॉवरेन होने चाहिए। ठीक है, ये चारों तत्व संप्रभु होने चाहिए, सॉरी तीनों तत्व संप्रभु होने चाहिए। इसके साथ राज्य के डिफिनेशन के लिए एक और परिभाषा मान्यता दी जाती है। तो कोई देश या मतलब किसी को राज्य कब कहा जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी, ये हर क्लास में लगभग लगभग एक बार फिगर आपको बनाया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आप देखेंगे संविधान ऐसे ही बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी होनी चाहिए, जो अभी तत्काल समय में हो गया है। तो सबसे पहले इसका जो प्रमुख तत्व है वो भूभाग है। तो हमारे संविधान में पहले ही नंबर भूभाग लिखा गया है। कोई भी राज्य बिना भूभाग के, जनसंख्या हो, संगठित सरकार, लेकिन भूभाग ही ना हो, ये सब कहाँ रहेंगे, भूभाग पे रहेंगे ना। इसलिए सबसे पहले भूभाग की बात की गई है, ठीक है ना। उसका क्षेत्र क्या क्या रहेगा। तो भाग एक क्या कहता है, भारतीय संविधान का भाग एक भारत की राजनीतिक संरचना और राज्य क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित करता है। संवैधानिक स्थिति मतलब हमारे संविधान में इसको व्यवस्थित कर दिया, कौन कौन से राज्य होंगे इनकी चर्चा कर दी गई। संवैधानिक स्थिति को परिभाषित करता है। यह भाग केवल भूमि या नक्शे का वर्णन नहीं है, बल्कि भारतीय संघ की प्रकृति, मतलब भारतीय संघ की प्रकृति कैसी रहेगी, वो कैसा बना हुआ है, फेडरल है या यूनियन है, इसकी बात की गई है। भारतीय संघ की प्रकृति कैसी रहेगी, उसकी राजनीतिक पहचान क्या रहेगी, जैसे अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन है तो राजनीतिक पहचान, और केंद्र राज्य संबंधों की वैधानिक नींव को स्थापित करता है। तो भाग एक सिर्फ और सिर्फ संघ और राज्य क्षेत्र के टेरिटरी संबंधित नहीं है, उनकी सीमाओं संबंधित नहीं है, भूभाग संबंधित। इसके साथ साथ ये हमारी राजनीतिक पहचान, भारतीय संघ की प्रकृति, केंद्र राज्य संबंधों की वैधानिक नींव को भी रखता है। भाग एक कितनी बातें करता है, साथ ही साथ भाग एक क्या करता है, संविधान निर्माताओं ने इस भाग के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि भारत मात्र राज्यों का समूह या समझौता आधारित संघ नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय निरंतरता वाला एक अविभाज्य संघ है।
इस बात की पुष्टि आर्टिकल 1 से हो जाती है। तो कहीं न कहीं भाग 1 मतलब आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या बातें लिखी गई हैं, उनकी समरी, उनका जो एक निष्कर्ष निकला है, वो यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है ना? तो भाग 1 के ये सब निष्कर्ष हैं। भाग 1 के तहत कितने हमने बताया 4 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या होगा? हमारे संघ, हमारा जो संघ है, संघ क्या है हमारा? भारत। ठीक है? या फिर इसको जो है इंडिया भी कहा जाता है। हमारा जो संघ है उसका नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसके तहत कौन कौन से राज्य आएंगे, उसका टेरिटरी कहाँ कहाँ तक रहेगी, बाउंड्री क्या रहेगी। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। हमारा जो संघ है इसका तो जब 1950 में बना, उसके साथ साथ बाद में किसी नए राज्य का इसमें प्रवेश करवाना है, कोई विदेशी राज्य आना चाहता है या उसका निर्माण करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 2 देखिए, अगर ये एक स्टेट है, इस स्टेट में क्या क्या एक तो बना होगा, उस समय कुछ छोटी छोटी इकाइयां रही होंगी जिनको हम प्रांत या राज्य कह दे रहे हैं। ठीक है ना? ये छोटी छोटी इकाइयां रही होंगी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इन इकाइयों के साथ क्या क्या होता है, कह दिया गया कि ये बाउंड्री है, ये संप्रभु है, इसमें और क्या क्या हो सकता है। ये बाउंड्री कहीं से कट के निकल सकती है, इतना हम हटा भी सकते हैं इस बाउंड्री से आने वाले समय में। इस बाउंड्री में, ये जो बाउंड्री हमारी थी, इसमें हम एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ भी सकते हैं। आप सोचिए और क्या क्या कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं ये सोच लीजिए। ये अगर एक राज्य है, कई इकाइयों में बांटा गया है, इसमें एक नई इकाई ऐड कर सकते हैं। इकाई का तात्पर्य यहाँ राज्य से, जिनको हम जो है आम बोलचाल की भाषा में राज्य कहते हैं, वो हमारे पॉलिटी में इकाई या प्रांत के नाम से डिनोट किया जाएगा, और जिसको हम देश समझते हैं भारत, उसको हम यहाँ पे राज्य नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है? पॉलिटी में देश को राज्य कहा जाता है, देश जियोग्राफिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्र या तो कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, दो स्थिति है। इसके साथ क्या कर सकते हैं, ये जो इकाइयां हैं, इनका अगर एक्स वाई जेड नाम है, एबीसी नाम है, तो इनका हम नाम बदल सकते हैं आपस में। और क्या कर सकते हैं इनके साथ हम, नाम, इनका क्षेत्र दो को मिलाकर, हमने दो को मिलाकर एक बना दिया, अब इनका नाम ए रख दिया, दो को मिला के एक बना सकते हैं। इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब सोचते हैं क्या क्या कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, दो को जोड़ के एक अलग राज्य बना सकते हैं, दो को मिलाकर जो है एक राज्य बना सकते हैं, कुछ पार्ट इसमें से ले, कुछ पार्ट इसमें से लेके एक अलग राज्य बना सकते हैं, और जितना भी कुछ कर सकते हैं इससे संबंधित, एक जो हमारा राज्य है इससे संबंधित जो जो प्रावधान हम कर सकते हैं, उसको हमने भाग 1 में कह दिया है, भाग 1 के माध्यम से हमने दिखाया है। तो संघ का नाम क्या रहेगा, राज्य क्षेत्र क्या रहेगा, ये बात कही। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इस संघ में नए राज्य का प्रवेश कराया जाए। फिर से आते हैं स्पीकर पर, यह नए राज्य का प्रवेश कराया गया, अलग से एक बाद में ऐड कर दिया गया। इसकी जो टेरिटरी थी इसी के अंदर संशोधन नहीं किया गया, इसमें बाद में ऐड कर दिया गया। ठीक ना? तो ये आर्टिकल 2 कहता है हमारा। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण, अब ये मान लीजिए हमारा एक राज्य बन गया, ठीक ना? अब इसमें एक नया राज्य, इन दो को काट कर हमने एक नया राज्य बना दिया, इसका सीमा में परिवर्तन कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे प्रावधान जो किए गए हैं अनुच्छेद 3 के तहत किए गए हैं। राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश या उनके सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान है वो कैसे किए जाएंगे, किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ कहा जाए कौन कर सकता है, ये सब चर्चाएं होंगी, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा। हमने कहा कि एक, अगर मान लीजिए कि एक लोहे की रॉड है, उसको बेंड करना है, ठीक ना? हमने हथौड़ी दे दिया, लेबर दे दिया, सब कुछ दे दिया, किस तरीके से करना है तो उसको बताया गया अनुच्छेद 4 में। नए राज्यों का प्रवेश कैसे करना है, क्या करना है, उसको बताया गया, किसके पास शक्ति होगी, कैसे, किस आधार, किस तरीके से करता है, वो अनुच्छेद 4 में हमने चर्चा की। तो आप देखिए एकदम क्या लिखा गया है,
सभी आर्टिकल के हेडिंग्स जो हैं वो क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। वहीं आर्टिकल 4 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद लिखा गया, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, बार बार अनुच्छेद की जगह हम आर्टिकल शब्द उपयोग करेंगे। अनुच्छेद को अनु लिख के कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी हो जाता है, ऐसे भी अनुच्छेद के लिखा जाता है। आर्टिकल को पूरा ना लिख के आर्ट भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी, जो नए नए देखिए, जो पुराने होंगे स्टूडेंट, जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहा होगा अपनी लाइफ में, उसके लिए ये सब चीजें जरूरी है जानना, ठीक है, कहीं ऐसे अनु लिखा मिल गया तो वो कंफ्यूज ना हो। पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन, पहली और चौथी अनुसूची, चौथा क्या कहता है आर्टिकल, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना। पहली अनुसूची क्या है, संग्रह क्षेत्र, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का उपबंध, ये कहता है अनुच्छेद 4। अब एक एक अनुच्छेद को हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंतर्गत क्या लिखा गया है। ये देखिए हमने समरी निकाली है, जो हमारा होता है मेन बेयर एक्ट होता है, ठीक है। बेयर एक्ट क्या है, हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि बेयर एक्ट किसे कहते हैं, बेयर एक्ट क्या होता है। बेयर एक्ट होता है जिसमें जो हमारे मूल संविधान में जिस लैंग्वेज में जो चीजें लिखी गई है उसको हूबहू उतार कर एक कॉपी बनाकर मार्केट में जो बिक्री की जाती है उसको बेयर एक्ट कहते हैं हमारे पढ़ने के लिए। तो वो बेयर एक्ट हम मार्केट से खरीद सकते हैं, हम गवर्नमेंट की वेबसाइट से ले सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। कैसे सर्च करना है, देखिए आपको बेयर एक्ट सर्च बॉक्स में बेयर एक्ट लिखना है, बेयर एक्ट लिख के आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पेज खुल जाएंगे। इसमें आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो ये वाला लिंक है legislative.government.in, ये जो वेबसाइट खुलेगी legislative.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके ऐसे कुछ ऑप्शन आपका खुल जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुलेगा इस तरह से, पेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐसे पेज खुल जाएगा और इसमें आप देखेंगे तो जितनी लैंग्वेज हमारी है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, के तहत जितनी भी जो है हमारी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं में देखिए, सभी भाषाओं में यहाँ पर दिया गया है बेयर एक्ट को। जिस भाषा में आप पढ़ना चाहे उस भाषा में पढ़िए, नीचे हिंदी इंग्लिश अलग अलग दिया गया है, परंतु जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनसे, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में 2024 तक की बात इसमें है, उसके बाद क्या हुआ है उसकी बात इसमें नहीं की गई है, उसका संशोधन नहीं दिया गया। 2024 बाद अगर कोई संशोधन हुआ होगा तो वो इसके तहत नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। जब आप डाउनलोड होगा तो बेयर एक्ट आपका ओपन होगा और बेयर एक्ट में जब आप पेज नंबर 63 पे आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। भाग 1 के बारे में चर्चा मिलेगी, उसके पहले इंडेक्स रहेगा जिसमें आपको बताया गया रहेगा किस पेज पर क्या लिखा गया है। ठीक, तो उद्देशिका, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो उद्देशिका लिखा गया है। उसके बाद पार्ट 1 इंग्लिश और हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं हम कहेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन डाउनलोड करें। क्या फायदा रहता है, कई सारी चीजें जो है हिंदी में क्लियर नहीं होती तो उनको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम आजकल शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं, शुद्ध इंग्लिश भी नहीं पढ़ते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले उनको कई सारे वर्ड, जैसे हम भी वर्ड या कई बातें यूज करें तो उनको हम इंग्लिश वर्णमाला का यूज करेंगे, इंग्लिश शब्द यूज करेंगे, इंग्लिश शब्द कोश यूज करेंगे। तो कई बार होता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना आवश्यक हो जाता है। हम अभी हिंदी की चर्चा कर रहे हैं तो देखा जाए भाग 1 में क्या क्या लिखा गया है। भाग 1 में जो आर्टिकल 1 कहता है, संघ और उसका राज्य, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें आपको उतना स्पष्ट, उतना क्लियर साफ सुथरा ना दिख रहा हो, आप डाउनलोड करिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, भाग 1 का आर्टिकल 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो हमारे बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, उसमें आर्टिकल 1 कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और उसके तहत आर्टिकल 1 के ए के तहत लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। दूसरा लिखा गया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में
राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के तहत रहेंगे। हमारी पहली अनुसूची में जो राज्य और राज्य क्षेत्र रहेंगे वो हमारा जो है आर्टिकल 1 का 2 कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो हमारे राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनके राज्य क्षेत्र, और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है, संघ शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 के 3 के ख में देखा जाए तो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो आर्टिकल 1 तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा टफ लैंग्वेज लिखी जाती है, इसीलिए एक टीचर की या कोई अलग से बुक हम लेते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ते हैं। हूबहू हम जो हमारे संविधान में लिखा गया उस लैंग्वेज को पढ़ने में एक स्टूडेंट को, एक आम नागरिक को दिक्कत होती है। तो हम इसको आर्टिकल 1 को यहाँ पे इसलिए दिखाएं कि हमारे आर्टिकल में या हमारे संविधान में किस लैंग्वेज में क्या लिखा गया है स्पष्ट रूप से, फिर उसी को हम एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया, आप जितने भी आर्टिकल हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 1, 2, उसके साथ देखेंगे आप जब डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ बड़े ब्रैकेट में आर्टिकल 1 का 2 बड़े ब्रैकेट में होगा और यहाँ पर 1 लिखा होगा। तो 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा के स्थान पर, मतलब इसको उबंधित किया गया। ऐसे जो है यहाँ पे ब्रैकेट में करके 2 लिखा गया, तो इसका क्या मतलब होता है ये भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो आप बेयर एक्ट डाउनलोड करके हूबहू संविधान में क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ते चलिए। अब ये नहीं कह रहे याद करिए, इसमें जो लिखा गया है उसको आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा अब यहाँ पे। चलिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हमारा जो संघ है उसका नाम क्या होगा, तो हमारे संघ का नाम क्या है, भारत, अर्थात इंडिया। भारत कह दीजिए चाहे इंडिया कह दीजिए। अगर हमको ये कहा गया, चलिए आप एक बात सोचिए कि अगर भारत यहां लिख दिया गया और आपसे कहा अब इसको इंग्लिश में लिखिए, आप इसको क्या लिखेंगे। भारत को इंग्लिश में आप भारत ही लिखिएगा ना? और इंडिया को आप हिंदी में इंडिया लिख सकते हैं, इंग्लिश में इस तरह से। कभी भी आप भारत को इंडिया के मतलब ट्रांसलेशन नहीं यूज कर सकते, ट्रांसलेशन एक दूसरे का नहीं है। भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया दो नाम लिखे गए हैं। तो हमारे संघ का नाम क्या रहेगा, या भारत कह दीजिएगा आप या इंडिया कह दीजिएगा, एक दूसरे के ट्रांसलेट मत करिएगा कभी भी, ठीक है। तो हमारे संघ का नाम, उसके बाद हमारे संघ के अंदर जो राज्य क्षेत्र है उनका क्या क्या नाम रहेगा, राज्य जो है, यूटीज जो है, उनका नाम क्या क्या रहेगा, वो अनुच्छेद 1 कहता है। नाम और स्वरूप क्या रहेगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। फिर वहीं हम इंग्लिश में देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। फेडरेशन और यूनियन दो शब्द होते हैं जिनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, आपसे शब्दकोश वाले जब आप क्लास में जाएंगे वहां मिलेगी। परंतु फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन राज्यों द्वारा संघ का निर्माण किया जाता है और राज्यों के पास स्वायत्ता होती है, राज्य के पास अपने अधिकार होते हैं, वो संघ की इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि फेडरेशन में राज्यों द्वारा संघ को शक्तियां प्रोवाइड करवाई जाती हैं। संघ उतना शक्तिशाली होगा जितना राज्य उसको शक्तियां देगा। परंतु जब हम यूनियन की बात करते हैं, संघ, यूनियन को भी हिंदी में संघ ही लिखते हैं और फेडरेशन को भी संघ ही लिखते हैं। जब यूनियन की बात करी जाएगी यहाँ पर, तो यूनियन क्या होता है, संघ द्वारा राज्यों को शक्तियां दी जाती हैं। देखिए, अगर हम, चलिए यहाँ पर नहीं, अब एक और पेज खोलते हैं, यूनियन और फेडरेशन, ये दो शब्द हैं, ठीक है। यहाँ हम मान लेते हैं राज्य, जिसको आप देश कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके तहत कई सारे क्या होंगे, इकाइयाँ होंगी, प्रांत होंगे, प्रांत, यहाँ भी वही होगा,
यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ प्रांत रहेंगे। प्रांत ए रहेगा मान लीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। इसी तरह हम यहाँ पर भी सेम फिगर बनाते हैं राज्य। यहाँ भी प्रांत रहेंगे, ए बी सी डी, ये प्रांत है। परंतु अब आप देखिएगा जो यूनियन होता है वहां पर, ठीक है, केंद्र को कह देते हैं केंद्र सरकार, ठीक है ना, केंद्र, और ये सब राज्य हैं, प्रांत हैं। तो शक्तियां राज्य से, सॉरी, केंद्र से राज्य की तरफ रहेंगी। राज्यों को जो शक्तियां मिली हैं वो केंद्र से मिली हैं, संघ से मिली हैं। परंतु यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां राज्य जो है शक्ति की दिशा जो रहेगी वो संघ की तरफ रहेगी, केंद्र की तरफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप संघ लिख लीजिए, अगर आप कंफ्यूजन हो रही हो बार बार तो आप संघ लिख लीजिए, ठीक है ना, संघ लिख लीजिए, और ये सब राज्य लिख लीजिए। यहाँ देखिए शक्तियों की दिशा क्या है, संघ से राज्यों को शक्तियां मिली हैं। और फेडरेशन में क्या होता है, संघ को राज्यों से शक्तियां, सॉरी फिर से देखते हैं, यूनियन में क्या होगा, राज्य को संघ से शक्तियां मिली, शक्ति की डायरेक्शन क्या होती है, राज्य की तरफ होती है। एक केंद्र से शक्तियां कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, अलग अलग इकाइयों में। वही फेडरेशन में देखा जाए तो संघ शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट नहीं, संघ के पास शक्तियां जो है वो प्राप्त की गई हैं, किससे, राज्यों, तो शक्ति की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब आते हैं फिर से यहाँ पे, यूनियन और फेडरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपका। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भारत, संविधान निर्माताओं ने भारत और इंडिया दोनों नामों को अपनाया, दोनों नाम अपनाया है, ऐसा नहीं कोई एक नाम है, और एक दूसरे का ट्रांसलेशन नहीं है। आप फिर से देखिए, इंडिया भारत, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत, वहां पर ट्रांसलेट नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो दोनों नामों को अपनाया गया है। राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन अमेरिकी मॉडल से भिन्न है। अपने यहाँ अमेरिका में क्या है, अमेरिका में भारत के राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत के राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में। वही विच्छेद का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ के जो राज्य हैं उनको शक्तियां केंद्र से मिली हैं। हमारा जो है संघ किसी समझौते से नहीं बना हुआ है, हमारा संघ जो बना हुआ है, हमारा जो राज्य बना हुआ है वो अपनी उसकी खुद की शक्तियां, और उसने अपनी शक्तियां, अपना प्रशासन आसानी से चले, अपनी सरकार गवर्नमेंट आसानी से चले, इसके लिए अलग अलग इकाइयों में अपनी शक्तियों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हुआ है हमारा भारत में। तो भारत के राज्य या भारत जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में होता था। यहाँ के राज्यों को विच्छेद का अधिकार नहीं है, जो हमारे इकाइयां हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है हमारे देश की। अब हम देश वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होती है पढ़ाने में, ठीक। जो हमारे जो देश के राज्य हैं, छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, खुद से अलग नहीं हो सकते संघ से। संघ चाहे तो उनको अलग कर सकता है। जैसे बेरुबारी मामला एक देखा जाए तो राज्य को नहीं अलग किया था, उसका एक भूभाग अलग किया था। तो राज्य अपने मन से अपना भूभाग किसी को नहीं सौंप सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसमें संघ का अधिकार है। तो पहला क्या देखा, भारत अर्थात इंडिया। दूसरा हमने देखा कि यहाँ का जो संघ हमारा है वो राज्यों के समझौते से नहीं बना हुआ, हमारा जो देश राज्यों के समझौते से नहीं बना हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट हमने क्या देखा, यहाँ के जो राज्य हैं उसको देश से या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने कहा था, इन्होंने यूनियन शब्द का प्रयोग इसलिए किया, मतलब संघ, अपने यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि संघ से अलग होने का अधिकार ना मिले राज्यों को, ठीक है ना। राज्य क्षेत्र के घटक क्या होते हैं, देखिए पहले आर्टिकल को हमने अलग अलग थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता दिया, यहाँ पर हम समझा भी रहे हैं आपको। राज्य क्षेत्र के घटक क्या क्या होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो हमारे यहाँ वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य क्षेत्र के घटक कौन कौन से होंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र, वर्तमान में 28 राज्य हैं। संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज जो होती हैं, जैसे पहले हम सूची में सूचीबद्ध होंगी, तो ये 28 राज्य हैं, यहाँ पे यूटीज 8 हो जाएंगी। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो किसी भी समय अर्जित किए जाएं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो बाद में हमारे संविधान में अर्जित किए गए। तो अब यहाँ पर एक बात आप और समझ लीजिए, जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ 1950 में, उस समय हमारे यहाँ राज्य आर्टिकल 1 के तहत राज्यों की संख्या
ठीक है ना? यहाँ पर भिन्न थी। और राज्य कितने टाइप के थे? तो 4 टाइप के राज्य होते थे। भाग 1 समूह ए के राज्य, समूह बी के राज्य और भाग डी। ये 4 प्रकार के राज्य होते थे, परंतु 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 7th अमेंडमेंट, 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम 1956 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और राज्यों को 3 समूहों में बांट दिया गया। इसके द्वारा राज्यों को 3 समूहों में बांटा गया। स्टेट, यूटीज और अन्य अर्जित क्षेत्र, अन्य अर्जित क्षेत्र। ऐसे इसको 3 भागों में बांट दिया गया, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो राज्य क्षेत्र के घटक पहले 4 थे, अब जो है 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। एक के अंतर्गत क्या आता है, 2, 3 के इसके हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सब छोड़ देंगे, उसकी चर्चाएं होंगी। परंतु अभी आप बस सभी आर्टिकल में क्या लिखा गया उसको समझिए, फिर उसकी और इलेबोरेट फिर किया जाएगा कि कैसे कौन कौन से राज्य बने, उनकी राज्य 1950 में कितने थे, फिर कौन कौन से आयोग बने जो राज्य का पुनर्गठन किया गया जिनके माध्यम से, ये सब चर्चाएं होंगी। तो अभी आर्टिकल 1 में जितना लिखा गया है, जो हमने अभी आपको दिखाया था बेयर एक्ट में, उसको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझा दिया गया है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। उम्मीद है कि आप बेयर एक्ट में देख रहे होंगे। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट में आप देखें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश करना या उनकी स्थापना करना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये लैंग्वेज हमारे जो है बेयर एक्ट में लिखी गई है। साथ ही फिर 2 के ए में लिखा गया है, सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, मतलब एसोसिएट स्टेट के रूप में सिक्किम को बाद में हमारे देश में विलय किया गया था और फिर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया उसके बाद। ठीक है ना? तो ये 2 बातें लिखी गई हैं, समझते हैं इनको। ठीक, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, हमने क्या जो स्टार्टिंग फिगर पे समझिए, एक बॉक्स हमने बनाया था, उसमें कहा था, एक बॉक्स बनाया था, यहाँ पर होगा, नए राज्य का प्रवेश किया जा रहा है। ठीक ना? इसमें एक तरीका और क्या होता है, एक तो नाम परिवर्तन भी समझेंगे। इसमें कौन कौन सी इकाइयां हमने आर्टिकल 1 में देख लिया, आर्टिकल 2 में देखेंगे कोई इकाई बाहर से इसमें ऐड की गई, ठीक है, या अपने देश से कोई किसी को दे दी जाए, तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। संसद की शक्ति, यह अनुच्छेद 2 प्रकार की शक्तियां देता है। संसद को इस अनुच्छेद के माध्यम से 2 प्रकार की शक्तियां दी जाती हैं कि नए राज्यों का संघ में प्रवेश देना, किसी नए राज्य को संघ में ऐड कर सकता है। तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह संघ में राज्यों को प्रवेश कर सकता है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकता है, नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ठीक है, उन राज्यों के लिए जो पहले से अस्तित्व में है लेकिन भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे सिक्किम, सिक्किम जैसा राज्य पहले से अस्तित्व में था लेकिन भारत का हिस्सा नहीं था, तो ये अधिकार संसद के पास था कि उसको भारत में विलय कर ले, एसोसिएट स्टेट का उसको दर्जा दिया गया, बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया अपने संविधान में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है नए राज्यों की स्थापना करना। मान लीजिए हमने बांग्लादेश से, ये हिस्सा, मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है, और यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमने ले लिया, उसका नाम तो कुछ रहा नहीं होगा पहले से, तो उसका नया नाम रखेंगे। उन राज्यों के लिए जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि ये राज्य तो पहले से अस्तित्व में था, बांग्लादेश का छोटा सा हिस्सा हम ले रहे हैं, या हम कहीं और कोई नया द्वीप पे हम जो है अधिकार कर लिए जिस पर कभी किसी का अधिकार ही नहीं था, वो एक नया द्वीप खोजा गया, उस पर हमारा अधिकार हो गया, तो पहले राज्य का नाम तो उसका नहीं था।
तो नए राज्य का प्रवेश नहीं किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, नए राज्य की स्थापना हमने किया है, पहले से वो गठित नहीं था। तो दोनों स्टेटमेंट कहना ये चाहते हैं। और ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति है संसद के पास। क्वेश्चन आता है कि ये शक्ति किसके पास है। ठीक, उदाहरण देखा जाए, इस अनुच्छेद का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो विदेशी थे और बाद में भारत में शामिल हुए। ये अनुच्छेद क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत उन राज्यों की बात की जो पहले विदेशी थे, बाहरी थे, बाद में उनको भारत में ऐड किया गया। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले में हमने क्या देखा, कौन कौन से राज्य हैं, भारत क्या है, भारत का संघ का नाम क्या होगा और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। दूसरे में हमने देखा कि अपने संघ या राज्य क्षेत्र जो उसमें कोई दूसरा बाहरी हिस्सा आके जुड़ गया तो उसका नाम, उसको, उसकी पावर किसके पास रहेगी, वो हमने देखा। तीसरे में हम देख रहे हैं जो हमारे पास राज्य पहले से उपस्थित है उनका सीमा परिवर्तन करना, और ये शक्ति किसके पास होगी ये भी देखेंगे। उनके सीमा परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, नए राज्य का निर्माण करना, दो को तोड़ के एक नया राज्य बना देना। तो इसके लिए आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। तो संसद के पास फिर से यह शक्ति है। याद करने का तरीका देख लीजिए कि क्योंकि यह राज्य, एक राज्य की बात है, दो से अधिक एक से अधिक राज्यों की बात है, जहां पे एक से अधिक राज्यों की बात आएगी वहां पे पावरफुल हमारा हो जाता है संसद। दो भाई अगर लड़ाई किए, दोनों, दो भाई लड़ाई किए, इसमें समझौता कौन करवाएगा, आपस में ये दोनों निर्णय थोड़ी ले लेंगे। तो इसमें जो है समझौता करवाने आएगा बाहरी एक, और एक भाई का अपना पर्सनल झगड़ा है, तो वो पर्सनल झगड़ा वो खुद से सुलझाए, उसमें दूसरे के हस्तक्षेप नहीं हो। किसी राज्य के अंदर का बात है, किसी राज्य के अंदर की सीमा को परिवर्तित करना, किसी जिले का नाम बदलना है, तो ये सब राज्य का अधिकार। लेकिन फिर राज्य की ही सीमा बदल देना है तो वो अधिकार हमारा संघ के पास आता है। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, संसद की शक्ति है, शायद आप लोग जानते होंगे कि, चलिए इसके बाद आर्टिकल 4 पढ़ने के बाद एक बात हम और आपको स्पष्ट करेंगे। तो अभी यहाँ अनुच्छेद 3 में देखते हैं हम क्या लिखा गया, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद की शक्ति होगी कि अनुच्छेद संसद को वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में शक्ति प्रदान करता है। और संसद कानून द्वारा क्या क्या कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकता है। समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। इतना कार्य संसद कर सकता है। और आप जोड़ लीजिएगा, देखिए क्या क्या कार्य कर सकता है, इतना हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, और ये प्रक्रिया चलेंगे कैसे, वैसा तो है नहीं रात में सपना आया और उसने जो है केंद्र सरकार का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो राष्ट्रपति साहब, उनको सपना आया और उन्होंने रातों रात नाम परिवर्तन कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसकी कुछ शर्तें होंगी, कुछ नियम होंगे कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, कैसे सब चीजें होंगी। तो प्रक्रिया और शर्तें क्या है, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में ये सब बातें लिखी गई हैं। आप बेयर एक्ट जब देखेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि अनुच्छेद 3 में ये देखिए जो हमने बताया 5 प्रकार क्या क्या कर सकता है। इसके बाद अगले पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, परंतु यह प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, तो यहाँ पे शर्तें दी गई हैं कैसे वो चीजें होंगी। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, इसकी शर्त क्या होगी, कोई भी नया राज्य का नाम परिवर्तित करना है, नया राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व सिफारिश होना आवश्यक है। इस प्रकार का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में क्या लिखा गया उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो संशोधन उसकी बात नहीं कर रहे, संशोधन की आने वाले क्लासों में चर्चा होगी। और इनसे संबंधित जो वाद हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये क्या हो गया, वाद क्या इसमें, तो ये समस्या भी हो सकती है, वो सारे आपके समस्याओं का समाधान आगे क्लासों में हो जाएगा। अभी बस आप देखते चलिए एक आर्टिकल में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत नामों की सीमा परिवर्तन और सबके लिए क्या क्या शर्तें दी गई हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, पहली शर्त है। राज्य विधानमंडलों को भेजा जाना, दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति जब भी किसी राज्य के सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करेगा तो उसके लिए जो है विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा। संबंधित जो राज्य रहेंगे, मान लीजिए 2 राज्य हैं, ये मान लीजिए यूपी है और ये एमपी है। अब कहा गया इसका
इन क्षेत्रों को तोड़कर एक नया राज्य बना देना है, इसका नाम रख देना है यूएमपी, ठीक है ना? इसका नाम यूएमपी रख देना मान लीजिए राज्य का, नया राज्य जो बना, तो 2 राज्य प्रभावित हो रहे हैं, यूपी भी प्रभावित हो रहा है, एमपी भी प्रभावित हो रहा है। तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से वो विधेयक सदन में प्रस्तुत होगा, उसके नाम में परिवर्तन होगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। उसके साथ ही एक और क्या प्रावधान होगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। जैसे यूपी, एमपी के विधानमंडल के पास ये अनुशंसाएं भेजी जाएंगी कि आप देखिए ऐसा करें कि ना करें। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, भेज तो दिया हमने, यूपी, एमपी ने कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो राष्ट्रपति कहेगा हमारा मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। बस तुमसे सलाह मांगी, ज्ञान मत दो, सलाह दो। हमारा मन करेगा हम मानेंगे सलाह, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। तो वही फिर देखिए आगे लिखा गया है, ठीक है। राज्य विधानमंडल को भेजना, सिफारिश करने के से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी राय राय व्यक्त करने के लिए भेजेगा। राय देना है, ठीक, सलाह देना है। राय बाध्यकारी नहीं है। संसद के लिए राज्य विधानमंडलों की राय मानना बाध्यकारी नहीं है, चाहे वह राज्य समय पर प्राप्त हुई या नहीं, मतलब वो राय समय प्राप्त हुई हो या नहीं हुई, किसी को हमारे संसद या राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में अगर यूटीज कोई है तो उससे जुड़े किसी भी विधेयक के लिए विधानमंडल की राय जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूटीज पे शासन होता है मुख्य रूप से केंद्र सरकार का। तो यूटीज से राय मांगे या ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आवश्यकता नहीं है यूटीज से राय मांगने की, ठीक है। लेकिन राज्यों से राय मांगने की आवश्यकता है, एक बार भेजा जाएगा, परंतु वह अनुशंसा, वो सिफारिश, वो राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो शर्तें क्या थी? 4 शर्तें थी। किसी भी राज्य के नाम, किसी भी नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए कोई भी विधेयक अगर आता है या संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश होना आवश्यक है। साथ ही उसको संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजा जाएगा, परंतु राज्य विधानमंडल के राय को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्यकारी नहीं है, और संघ राज्य के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम उसके पास भेजें। निष्कर्ष क्या निकला? यह अनुच्छेद आंतरिक पुनर्समायोजन से संबंधित है। चौथा क्या था, वो सॉरी दूसरा क्या था? बाह्य पुनर्योजन से, बाहरी क्षेत्रों को ऐड करना। ये आंतरिक पुनर्संयोजन संबंधित है। आंतरिक जो क्षेत्र उनका परिवर्तन नाम आदि कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? हमने कह दिया कि किसके पास शक्ति है, हमने बताया ना, शक्ति जो है संसद के पास है, यहाँ भी संसद के पास है, आर्टिकल 3 के तहत भी। लेकिन ये शक्ति जिसके तहत प्रावधान है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बात को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये सब प्रक्रिया बताएंगे कौन कर सकता है, लेकिन किस तरीके से करेगा। हमने कहा कि आपको इस एक्स प्लेस पे जाना है, हमने गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया कि गाड़ी से जाना है, ये जाना है, लेकिन गाड़ी को कितनी स्पीड पे चलाना है, कैसे चलाना है, सारे नियम कानून हमने आर्टिकल 4 में दिए हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां इन नियमों का पालन करेंगी, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को किस प्रकार पारित किया जाएगा, ठीक है ना। सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा। पहली बात कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वो एक साधारण बहुमत से होंगे। साधारण बहुमत का तात्पर्य होता है 50% प्लस 1। अगर 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य प्लस 1 साधारण बहुमत। सॉरी 50 सदस्य प्लस 51 सदस्य अगर कोई उसके पक्ष में रहेंगे तो नाम परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। बहुमत की क्लास आप देखिएगा, उसमें संविधान संशोधन जो क्लास हमने ली है उसमें बहुमत उमत सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं। सामान्य बहुमत से पारित, पहला उद्देश्य क्या है? 2 और 3 के तहत जो बनाए गए कानून हैं उनके लिए कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी? तो वो प्रक्रिया फॉलो होगी सामान्य बहुमत, ठीक है। संसद को शक्ति है, लेकिन आर्टिकल 3 के तहत जो बातें हैं उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश होनी है। वहीं फिर देखा जाए आर्टिकल 4 कहता है कि साधारण बहुमत से सारे संशोधन किए जाएंगे। आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संशोधन साधारण बहुमत से होगा, और वह अनुच्छेद 368 जो कि संशोधन से संबंधित है उसमें संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यही लिखा गया, संशोधन नहीं माना जाएगा। इस विधियों को संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। 368 का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात इसके तहत किया गया कोई भी संशोधन
अनुच्छेद 368 के द्वारा किए गए संशोधन के सामान्य उसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये साधारण बहुमत संशोधन होगा, ये संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात क्या है, यहाँ राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता के बिना ही किया जा सकता है। कोई संशोधन आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, हम साधारण प्रक्रिया से ही संशोधन कर सकते हैं। अनुसूचियों में परिवर्तन, आर्टिकल 368 क्या है, संविधान संशोधन के लिए होता है। उसमें दो प्रकार के बहुमत, विशेष और विशेष प्रकार का 1 और विशेष प्रकार का 2, दो बहुमत टाइप का उल्लेख किया गया है। साधारण बहुमत आर्टिकल 368 के तहत नहीं है। स्पष्ट है कि अगर आर्टिकल साधारण बहुमत संशोधन किया गया तो ऑटोमेटिक वो 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। संशोधन वाली जब क्लास आप देखेंगे उसमें ये सब बातें बताई गई हैं। अनुसूचियों में परिवर्तन, अगर जब भी आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन होगा तो कहीं ना कहीं राज्यों का नाम परिवर्तित हुआ, सीमाएं परिवर्तित, तो अनुसूची एक क्या कहती है कि राज्यों की सीमा क्या होगी, नाम क्या होगा, उसी संबंधित है, संघ और राज्य के क्षेत्र संबंधित, तो उसमें भी स्वतः संशोधन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, अनुसूची 4 क्या कहती है, अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, कौन से राज्य का कितना होगा, उसमें भी संशोधन हो जाएगा। दो जगह संशोधन हुए, तो ये यही कह रहा है कि पहली और चौथी अनुसूची में स्वतः संशोधन हो जाएगा, इसके लिए अलग से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई संशोधन होता है तो स्वतः अनुसूची 1 और 4, 1 और 4 के अंतर्गत संशोधन मान लिया जाएगा। संविधान का हमने जैसे बताया आर्टिकल 1 के तहत हमने वहां पे चर्चा की थी कि जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय 4 टाइप के राज्य थे, परंतु वर्तमान में उन राज्यों को 3 टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया, एक राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य अर्जित क्षेत्र, 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट एक और देख लेते हैं, जो हमारी सरकार है वो, या जो हमारे शक्तियों का विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। ठीक है ना, हमारा संविधान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यहाँ पर, उसके साथ ही हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन कहाँ किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये है शक्तियों का विभाजन, 3 जगह किया गया है। विधायिका का कार्य क्या है, विधियों को बनाना, कोई भी विधि बनेगी वो विधायिका द्वारा बनाई जाएगी। कार्यपालिका का क्या है, कार्य है विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करना, कार्यपालन करना, क्रियान्वयन करना। ठीक है, इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, विधायिका को लेजिस्लेटिव कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है, न्यायपालिका को जुडिशरी कहा जाता है। ये इंग्लिश में आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो कार्यपालिका का क्या काम है, एग्जीक्यूट करना, किसी भी कार्य का क्रियान्वयन करना। और वो कार्य कैसे रहेंगे, जो विधायिका द्वारा विधि बनाई गई है, विधियों को बनाना। और यहाँ पर देखा जाए कार्यपालिका क्या करेगी, क्रियान्वयन करेगी, इसका विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों का, विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों का। और जब ये क्रियान्वयन कराएगी तो कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे ढीठ होंगे जो नहीं मानेंगे इसको, इन विधियों को। तो न्यायपालिका का कार्य क्या होगा, विधियों के उल्लंघन पर दंड देना, विधियों के उल्लंघन पर दंड देना, ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं हमारे यहाँ पर। तो जब हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 3 पढ़ रहे थे, हमने कहा संसद को यह शक्ति, अनुच्छेद 2 में हमने कहा संसद को यह शक्ति है। ठीक है, तो संसद को यह शक्ति, क्योंकि एक विधि बन रही है, किसी राज्य का निर्माण हो रहा है तो एक विधि द्वारा हो रहा है, उसका क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश दे रहे हैं, तो एक विधि द्वारा हम कर रहे हैं। ठीक है,
साथ में राष्ट्रपति की अनुशंसा वाला आपको पॉइंट याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विधि द्वारा बनाए तो विधि कार्य किसका हो जाएगा, विधायिका का कार्य हो जाएगा। ये आप एक स्ट्रक्चर अपने उसमें बना लीजिए कॉपी में। साथ ही एक स्ट्रक्चर और हम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर दूसरी बन रही है, वो ये है कार्यपालिका की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। कार्यपालिका अस्थाई होती है और अस्थाई होती है, ठीक है ना। एक अस्थाई होगी, अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका में हमारे कर्मचारी आते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, ग्रुप ABCD कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कार्यपालिका का पार्ट होते हैं। और क्योंकि हम अभी संघ की संरचना, संघ सरकार की संरचना देख रहे हैं, संघ की संरचना, राज्यों की भी संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है। तो संघ की संरचना, तो संघ के कर्मचारी इसके तहत आएंगे। अस्थायी कार्यपालिका के तहत हमारे आते हैं राष्ट्रपति। अस्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि हर 5 साल में इनका चुनाव होता है। ये एक समय के लिए आते हैं, रिटायरमेंट इनका 60 साल की उम्र, 62 साल की उम्र, हर जगह अलग अलग प्रावधान किया गया, उसके बाद होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मंत्री, प्रधानमंत्री भी एक प्रकार का मंत्री होता है, मंत्री। और इसके साथ मंत्री, हाँ, ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री, इसके अस्थायी कार्यपालिका के। अब हम इनका कार्य क्या होगा, कार्य आपने नोट कर लिया है, विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों का क्रियान्वयन कराना, एग्जीक्यूट कराना। अब विधायिका को देखते हैं, विधायिका की संरचना क्या होती है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको जो है इरेज किया जाए, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। विधायिका की संरचना देखते हैं। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, संघ की विधायिका को यहाँ पर लिख लीजिए, संसद कहते हैं। और संसद जो है, पार्लियामेंट के दो अंग होते हैं, दो अंग तो तीन हो जाएंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं, ठीक है ना। ये भी सांसद ही होते हैं, लेकिन इनका चुनाव हम नहीं करते हैं। यहाँ लोकसभा के सदस्यों का या सांसदों का चुनाव जनता करती है, तो जनता द्वारा लोकसभा गठन होता है, जनता द्वारा इसका। राज्यसभा या जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे लिखते, जनता का प्रतिनिधित्व। यहां पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो राज्य के पास अधिकार होता है कि इस राज्य के इतने सदस्य होंगे। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जब भी कोई भी विधेयक आना होता है, तो जब भी संघ सरकार के पास कोई विधेयक आता है, तो विधेयक क्या होता है, बिल, नियम अधिनियम बनने से पहले की पूरी प्रक्रिया को हम बिल कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल सबसे पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में फिर जाएगा, राज्यसभा में आया तो लोकसभा में आया, संसद में वो बिल आया, फिर वो बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता, तब वो जाके विधेयक बन जाता है, सॉरी, अधिनियम बन जाता है। बिल को ही विधेयक कहते हैं हिंदी में। तो अगर जब भी कोई जो है विधेयक प्रस्तुत होता है संसद के सामने, जब इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाती है, तो वो बन जाता है अधिनियम। तो अधिनियम बनने की
पहले की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उन सबको हम बिल कहते हैं, मिला जुला रूप उसको एक जगह विधेयक कह देते हैं, और फिर वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। हमने समझा विधायिका संघ की कौन सी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इनके सदस्य कितने होते हैं, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये सब जो हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। अब संसद की संरचना आपने देख ली, कार्यपालिका की संरचना देख ली, न्यायपालिका की संरचना होती सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संघ में रहता है। इसके बाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय रहता है, फिर अधीनस्थ रहता है, ये एक दूसरे के नीचे रहते हैं। शक्तियों का यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर वितरण हम देखें, लेकिन संघ के स्तर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय। इसका कार्य क्या है कि जो दंड देना, विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों का पालन जो नहीं कर रहा उनको दंडित करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने जो यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि संसद के पास अधिकार, तो संसद के पास मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास अधिकार है। और संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के यहाँ पे लिख भी लीजिए, संसद के 2 सदन होते हैं। दोनों सदन का नाम, एक का लोकसभा है, एक का राज्यसभा। ठीक है? संसद के कितने सदन होते हैं, 2। और संसद के 3 अंग होते हैं। सदन 2 हुए, लेकिन संसद के 3 अंग, यहाँ 2 सदन है, यहाँ 3 अंग है, 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति भी इसका एक अंग होता है। चलिए, ये टॉपिक से थोड़ा हटके बातें हो गई। हमने 4 आर्टिकल आज क्लास में देखा। भाग 1 के तहत 4 आर्टिकल है। पहला, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा, अपने संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना। तीसरा, हमने देखा अपने संघ के जो राज्य हैं उनके नाम, सीमा, भूभाग, इन सब में परिवर्तन। 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना, ये आंतरिक समायोजन, दूसरा बाह्य समायोजन। चौथा देखा कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो ये समायोजन किए जाने हैं, ये किस प्रकार से किए जाएंगे। इनके लिए, इनके करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत के तहत और आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें अभी तक हमने चारों आर्टिकल में देख ली। अब इसका जो है एक विस्तृत अध्ययन और करना है। ये तो आर्टिकल में क्या क्या मूल बातें लिखी गई तो उसकी चर्चा होगी। विस्तृत अध्ययन ये है कि संविधान के प्रारंभ में राज्यों का वर्गीकरण, जो हमारा संविधान बना आर्टिकल 1 के तहत, जो हमने बात चर्चा आपसे की कि राज्यों को जब संविधान बन के लागू हुआ उस समय 4 भागों में डिवाइड किया गया था, परंतु बाद में उसको 3 भागों में कर दिया गया। इनके विकास का क्रम रहा, क्या रहा, और कितने राज्य, कैसे कैसे राज्य, पहले 14 राज्य थे, फिर वो कैसे कैसे डेवलप होकर आज हमारे 28 राज्य बन गए। इन सब की कहानियां यहाँ देखी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो राज्यों को 4 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। वह वर्गीकरण पहली अनुसूची के तहत किया गया था। ठीक है ना, आर्टिकल 1 बस चर्चा की गई है और पहली अनुसूची के तहत वर्गीकरण किया गया है। वो चारों भाग कौन कौन से थे उनको देखते हैं। भाग ए, 4 भाग, भाग ए बी सी डी, ये चारों आपको हमने दिखा दिया। जब हमने वहां बताया तो बताए थे कौन कौन 4 भाग। अब वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में भाग को खत्म करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 3, 1 2 3, ठीक है, 3 भाग मान लीजिए हैं देखा जाए तो भाग ए में कौन से राज्य, वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। जहां पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, अर्थात जब एक ब्रिटिश भारत था तब यहाँ पर वायसराय होता था, जो हमारे यहाँ आज का राष्ट्रपति है, वायसराय।
ये केंद्र सरकार का प्रमुख होता था और इसके तहत कई राज्य होते थे और राज्यों में जो आज समय राज्यपाल होते हैं, गवर्नर कहा जाता है ना, वैसे उस समय भी गवर्नर होते थे। गवर्नर, सभी राज्यों में एक गवर्नर होगा, ठीक है ना। और आज समय में और एक चीज क्या है, यूटीज में गवर्नर नहीं, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है ना, अपने यहाँ उपराज्यपाल। और यहाँ पर शासन किसका होता है, राज्यपाल का नहीं। यहाँ पर शासन चलाना वायसराय के प्रतिनिधि रहते हैं, ठीक है ना। उपराज्यपाल जो होते हैं वहां डायरेक्ट, वहां की कोई विधायिका नहीं होती है, विधायिका द्वारा वो नहीं रहते हैं वहां, विधायिका कोई उल्लेख नहीं है। जितने भी यूटीज विधायिका है भी तो वो कहीं ना कहीं वहां शक्तियां राष्ट्रपति के पास ज्यादा है। तो यूटीज जो चर्चा थी उस समय, अभी देखते हैं यूटीज की तुलना हम करते हैं किसी ना किसी से, ठीक है। ब्रिटिश भारत में के गवर्नर का शासन, जो आज समय में राज्य यूपी एमपी ये सब जो है, मान लीजिए उस समय के गवर्नर के शासन वाले राज्य थे, ठीक है ना। तो ऐसे राज्यों को समूह ए में रखा गया था। तो वो राज्य कौन कौन से थे, असम, बिहार, बंबई जो आज मुंबई कहते हैं, तो बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश आज कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल। इतने गवर्नर स्टेट, गवर्नर स्टेट थे, वहां वायसराय का डायरेक्ट शासन नहीं था, गवर्नर वहां रूल करते थे। तो ऐसे स्टेट को समूह एक भाग एक में रखा गया है। जब संवैधानिक विकास आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे गवर्नर ववर्नर सबकी चर्चा हुई है, ठीक है। तो प्रांत जितने थे ब्रिटिश शासन के अधीन, जितने प्रांत थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी टोटल 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9, तो 9 गवर्नर स्टेट थे, उनको समूह ए में रखा गया। और कुछ ऐसे स्टेट रहे होंगे जो गवर्नर नहीं, सीधे वायसराय के अधीन रहे होंगे, छोटे छोटे स्टेट रहे होंगे, उनको रखा गया है सी में, भाग ए में, जहां ब्रिटिश शासन डायरेक्ट गवर्नर के माध्यम से रूल करती, डायरेक्ट नहीं गवर्नर के माध्यम से रूल करती थी, वायसराय गवर्नर के माध्यम से रूल करता था, वो ए में रखा गया। और जो यूटीज टाइप के थे, जो आज की यूटीज है उस टाइप के, जो संयुक्त आयुक्तों वाले प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त प्रांत, यहाँ भी अंग्रेजों का ही शासन था और डायरेक्ट वायसराय शासन करता था, उनको भाग सी में रख दिया गया। वो कौन कौन से थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश। इतने जो प्रदेश हैं करीब ये 10 हो जाते हैं, इनकी संख्या 10 है, ठीक है। देखिए अजमेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 दिया है लेकिन 10 थे, ठीक है। हो सकता कहीं कुछ वहां पे काउंटिंग करने में थोड़ा एक दिक्कत हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 10 स्टेट इसके तहत थे। और भाग बी, पार्ट बी में कितने स्टेट थे, जो बड़ी छोटी बड़ी रियासतें थी। हमने क्या किया, भाग ए में जो ब्रिटिश प्रांत में स्टेट थे, आज समय तुलना करते स्टेट जो थे उसको भाग ए में रखा। भाग सी में हमने रखा यूटीज, जो आज समय की वैसे उस समय भी आयुक्त प्रांत होते थे, उनको भाग सी में रख दिया। और फिर भाग बी में हमने रखा था जो बड़ी छोटी बड़ी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब जो रियासतें थी इनको समूह बी में रखा गया, उनको विलय करके अलग अलग राष्ट्र का नाम दिया गया। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन, इन सबको पार्ट बी में रखा गया। और फिर पार्ट डी में भी कुछ राज्य रहे होंगे, केवल एक क्षेत्र जो कि केंद्र सरकार द्वारा शासित था, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो चारों पार्ट में जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस समय की बात हम कर रहे हैं अभी, तो उस समय 4 भागों में डिवाइड किया गया था। वो 4 भाग कैसे कैसे थे, गवर्नर स्टेट और आयुक्त स्टेट, आयुक्त प्रांत, या मान लीजिए राज्य और यूटीज, आज समय देख लेते हैं। और उसी प्रकार देसी रियासतें थी तीसरे वो दूसरे भाग में। और चौथे भाग की अगर बात की जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट था, वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहां पर आपको मैप से दिखाया गया है, पार्ट ए के स्टेट रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं। देखिए पेप्सू, ठीक, ऐसे जितने भी स्टेट हैं रेड कलर से जितने आपको दिखाया जाएगा, वो देखिए यार रेड कलर वाले सारे मिलाकर आप बना लीजिए, एक पेप्सू हो गया, ठीक है ना। बिलासपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग रेड कलर वाले समूह ए के राज्य। समूह ए का मतलब ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित राज्य थे। ये आयुक्त प्रांत थे, सी टाइप के। तो आयुक्त प्रांत कौन कौन से थे, आप देखिए यहाँ पर, विंध्य प्रदेश, भोपाल, अजमेर, कूच, कुर्ग और त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है समूह
ठीक है थे। और डी का एकमात्र यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दिया गया है, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ग्रुप डी का था उस समय, ठीक है। ग्रुप डी मतलब नौकरी वाला ग्रुप डी नहीं, उस समय भाग डी में रखा था। फिर बाद में इसमें संशोधन हुआ और 19 राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा, उसकी चर्चा हम एक एक करके आने वाली क्लास, अगली क्लास में करेंगे। तो अभी तक हमने सारे आर्टिकल देख लिए और देखे जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने राज्य थे हमारे यहाँ, ठीक है। फिर बाद में, और ये राज्य जो थे ये कैसे बने, क्या आधार था इनका बनने का, कैसे रखा गया, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, इनके लिए अलग अलग आयोग बने थे, उन आयोग की चर्चा आने वाली क्लास में होगी। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की चर्चा होगी। तो जितने राज्य एक एक करके बने, चाहे वो तेलंगाना बना, चाहे फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़ के यूटीज बनाएगा, उनकी सारी कहानियां हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बंद कर देना।